Hello everyone, you all are welcome on my YouTube channel, History and Polity Classes by Yogi Sir. I'm back again with a new topic, the schedules. तो हम बात करने वाले हैं शेड्यूल्स की। जब भी बात आती है शेड्यूल्स की तो सबसे पहले क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं तो शेड्यूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स is a table which contains additional details which is not mentioned in the articles. It means कि शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जिसमें वो सभी डिटेल्स मेंशन है जो कि आर्टिकल्स में नहीं है, और यही डिटेल्स एडिशनल डिटेल्स बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में टोटल 100 पेजेस में इंक्लूड होके एक शेड्यूल के फॉर्म में बना है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था, उस टाइम पे देयर वर टोटल 8 शेड्यूल्स, राइट, जो कि आगे चलकर टोटल 12 शेड्यूल्स में इंक्लूड हो गए। ठीक है, और टोटल कितने शेड्यूल्स हो गए अब? 12 शेड्यूल्स। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज शेड्यूल्स स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले शेड्यूल से। फर्स्ट शेड्यूल tells about the names of the state and their territorial jurisdiction. ठीक है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल किस बारे में बताता है? ये बताता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और उससे रिलेटेड सभी चीजें ये डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पे होती हैं। फिर हमारा सेकेंड शेड्यूल, इट टेल्स अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू द emoluments, allowances, privileges and so on for the main officers. यहाँ पे कुछ important officers हैं, उनकी salaries, emoluments, allowances, privileges के बारे में बताया गया है। अब emoluments, allowances, privileges क्या है? Apart from the salary, उन्हें कुछ allowances मिलते हैं, means उनके द्वारा किए गए कामों का उनको कुछ पैसा मिलता है apart from the salary। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जब कभी भी पार्लियामेंट में सेशन होता है तो जितने भी एमपीज होते हैं उनको पर डे का 2000 रुपीज मिलता है। ठीक है, एंड प्रिविलेजेस, बीइंग एन एमपी और बीइंग एन प्रेसिडेंट, गवर्नर, मींस वो सभी जो मेन ऑफिसर्स की लिस्ट में आते हैं उन वो होने के लिए उस वजह से उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो ये मेन ऑफिसर्स की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले आते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फिर लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और फिर आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी जजेस, ठीक है, और लास्ट में आते हैं आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, फिर आता है हमारा थर्ड शेड्यूल टेल्स अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन। ये ओथ और एफर्मेशन की बात करते हैं। जब भी बात आती है ओथ और एफर्मेशन की तो ये बात अपने माइंड में रखना है कि दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसलेशन करोगे तो आपको शायद लगेगा, हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो शायद आपको लगेगा ये सेम है, बट ये सेम नहीं है। ओथ जो होती है वो थीस्ट लेते हैं, थीस्ट मीन्स आस्तिक, जिनका भगवान पर विश्वास होता है वो ओथ लेते हैं, और एफर्मेशन वो लोग लेते हैं जो एथीस्ट होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। इज इट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, आई मिस्टर सो एंड सो टेकिंग एन ओथ ऑन द नेम ऑफ गॉड, तो यानी कि वो जो ओथ ले रहे हैं वो नेम ऑफ गॉड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पर ओथ और एफर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस की मेंशन की गई है, वो हम देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स, यानी कि जितने भी सारे यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, इनकी सभी कैबिनेट और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड हो गए। स्टेट मिनिस्टर यहाँ पे हो गए आपके जितने भी स्टेट्स के सारे मिनिस्टर्स हो गए और उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वो उनकी ओथ और एफर्मेशन। जैसे अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जीती है तो उन्होंने अभी ओथ ली है ना। द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो सभी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं उनकी ओथ और एफर्मेशन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस सभी एमपीज एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मींस एमएलए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इनकी भी ओथ होती है। ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी भी ओथ, यानी कि इन सभी इंपॉर्टेंट लोगों की जो ओथ और एफर्मेशन है दैट इज मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल, इजंट इट? फिर आता हमारा फोर्थ शेड्यूल, इट टेल्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। मींस राज्यसभा में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सीट्स का एलोकेशन,
या सिंपल फॉर्म में बोलूं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग उन सभी की सीट्स फिक्स हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में टोटल सीट्स हैं 31, इसी तरीके से अलग स्टेट में अलग है, ठीक है। तो सभी स्टेट्स की कुछ सीटें फिक्स हैं राज्यसभा में, और वो कहां मेंशन है, दैट इज मेंशन्ड इन द 4th शेड्यूल। फिर आता है 5th शेड्यूल, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और 5th शेड्यूल बताता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। यानी कि वो सभी शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, उन सभी का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, वो सब 5th शेड्यूल में बताया गया। और ये शेड्यूल्ड एरियाज कौन कौन से हैं? देयर आर टोटल 10 स्टेट्स जिनके कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज में इंक्लूड किया गया है, और वो कौन कौन से हैं? HP हिमाचल प्रदेश, RJ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। ये सभी वो स्टेट्स हैं जहां के कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज में डाला गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो महाराष्ट्र का आपका मराठवाड़ा एरिया, ठीक है, और ये लातूर वाला एरिया, ये एरिया आता है शेड्यूल्ड एरियाज में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात का सौराष्ट्र, ये वाला एरिया, कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये वाला एरिया आता है शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है द गवर्नर इज मैंडेटरी टू मेक एंड सेंड द रिपोर्ट ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, CDS में कई बार ये आता है, पूछता है कि गवर्नर इज मैंडेटरी मींस किसके पास ये पावर होती है कि किसको कोई भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बनाना है? नहीं, ये सभी पावर होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है। तो हर स्टेट में जिस स्टेट में जो जो एरिया शेड्यूल्ड एरियाज बने, उन सभी की रिपोर्ट कौन देते हैं? उस स्टेट के गवर्नर। इज इट क्लियर? अब आता है नेक्स्ट शेड्यूल पे, 6th शेड्यूल, provisions relating to the administration of the tribal areas in the state of मेघालय, असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल एरिया हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका पावर कंट्रोल के बारे में बताया गया, और वो है मेघालय, असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो जब शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के बारे में अभी हमने 5th शेड्यूल में पढ़ लिया, तो 6th शेड्यूल में इन्हें मेंशन करने की जरूरत क्या थी? ये इसलिए मेंशन किए गए क्योंकि these are those states जहां पर कुछ ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो यहाँ पे रहती हैं, और कल्चरली, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हर तरीके से उनका रहने का तरीका, वे ऑफ लिविंग, वो सब नॉर्मल लोगों से अलग है। तो सो दैट उनके इस वे ऑफ लिविंग में कोई इंटरफेयर ना हो, इसलिए उनको एक ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है, ठीक है। तो मैंने इसका एक मिनिमोनिक्स बना लिया सो दैट आपको इजीली याद हो। तो दैट इज ममता, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, M फॉर मिजोरम, TA फॉर त्रिपुरा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है शेड्यूल से? जैसे CDS में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पूछता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको सिर्फ यहीं तक दिखेगा कि मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा होता है, बट ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो आपको याद करनी होगी। द गवर्नर इज empowered टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, thus he can increase or decrease their areas or change their names or define their boundaries and so on। यानी कि गवर्नर के पास पावर है कि वो इन सभी एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फॉर्म कर सकते हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं इनके पास अपनी ऑटोनोमस पावर होती है, जिसके बिहाफ पे ये इन ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इज इट क्लियर? अब आता है नेक्स्ट शेड्यूल, टेल्स अबाउट द यूनियन और स्टेट्स के बीच का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स मींस की पावर्स का बंटवारा। सिंपल बोले तो जो पावर्स हैं वो यूनियन यानी कि सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड कर दी गई है। तो जो पावर है उनको डिवाइड कर दिया गया यूनियन लिस्ट, यानी कि वो सभी लिस्ट जो यूनियन के पास है, सेंटर के पास है। प्रेजेंट में टोटल 100 है, ओरिजिनली जब स्टार्टिंग में था तभी 97 थी। स्टेट लिस्ट में आते हैं 61 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसी तरीके ओरिजिनली ये 66 सब्जेक्ट्स थे। कंकरेंट लिस्ट में आता है आपका 52 सब्जेक्ट्स, जो कि एट प्रेजेंट 52 हैं, और पहले कितने थे? 47 सब्जेक्ट्स। अभी 100, 67, 52 सब्जेक्ट्स हैं क्या? यानी कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर सेंटर के पास है, स्टेट के पास है, ठीक है। तो जैसे डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये रेडियो,
रेडियो मीन्स दूरदर्शन, ठीक है, और रेलवेज, ये सभी आता है आपका यूनियन के पास, सेंटर के पास। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही इंटरवीन करता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द स्टेट सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर, प्रिजन, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सभी आता है आपका स्टेट के अंडर, ये स्टेट सब्जेक्ट है। फिर आता है कंकरेंट। कंकरेंट वो है जिसमें दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं, मींस सेंटर में इंटरफेयर कर सकता है, स्टेट में इंटरफेयर कर सकता है। इसके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 52 हैं। इनमें से मैं आपको एक दो बताता हूँ, जैसे कि फॉरेस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, डाइवोर्सेस, वो सभी केसेस इसमें आते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा 8th शेड्यूल। इट टेल्स अबाउट द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। ओरिजिनली इट वाज 14 लैंग्वेज बट एट प्रेजेंट इट इज 22। सही बात है, पहले 14 थी, बाद में ऐड करते करते 22 हो गई है, ठीक है। तो सिंधी वाज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। ये आपने याद रखना है, जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आपने याद करना है विद लैंग्वेज, कि 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अंदर सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। फिर इसी तरीके से 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया, ठीक है। इन द सेम मैनर 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 बोडो, डोंगरी, संथल, मैथाली को ऐड किया गया, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है आपका 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। इसके अंदर ओरिया, यानी कि पहले आपको पता होगा कि ओडिशा बोला करते थे, बट अब उसका नेम चेंज होकर उड़ीसा हो गया। द सेम मैनर ओरिया को ओडिया कहा जाता है, ठीक है। तो इस शेड्यूल से जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि विच आर द languages which were added later in the constitution। तो उसमें आप लिखेंगे 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर बोडो, डोंगरी, संथल, मैथाली को लास्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। और कई बार ये कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस के बारे में भी पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट इसका अमेंडमेंट एक्ट पूछ लेता है, isn't it? चलो 9th शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक नया शेड्यूल ऐड किया गया था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में शेड्यूल्स बने थे तो देयर वर टोटल 8 शेड्यूल्स। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये शेड्यूल ऐड किया गया था। तो इट कंटेन्स प्रोविजंस एज टू द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। ये सिंपल है, ये कहता है कि इस शेड्यूल के अंदर कुछ एक्ट और रेगुलेशन है जिनकी वैलिडेट करता है, ठीक है। और या ये सिंपल बोला जाए कि ये जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करता है, ठीक है, और पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो डील करे कुछ मैटर से, जैसे कि वो जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, ठीक है। ओरिजिनली ये 13 थे बट एट प्रेजेंट दीज आर 282 and this schedule was added by the first amendment act 1951, ठीक। फिर आता 9th schedule। 9th schedule tells about the provisions related to the disqualification of the members of the parliament and state legislature on the ground of defection। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। ये बोलता है कि अंडर दिस शेड्यूल, 10th शेड्यूल, वो सभी मेंबर्स, चाहे वो एमपीज हो, एमएलएज हो, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जब कभी भी वो अपनी पार्टी इलीगल तरीके से छोड़ते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, और हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं दल अदला बदली कानून, ठीक है। तो इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंडर शेड्यूल में ऐड किया गया था, और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक। फिर आता आपका 11th शेड्यूल। इट स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत और लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, ये सीडीएस में आता है, कैट में आता है, एसएससीज में आता है, ये बहुत एग्जाम्स में आता है, रेलवे के एग्जाम में भी आता है। तो ये बताता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो पंचायती राज सिस्टम है या रूरल एरियाज है, उसकी पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंडर ऐड किया गया। इसमें टोटल 29 मैटर्स हैं और इसको ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर। ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे किया गया। तो उसे 11th शेड्यूल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, उससे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं था, ठीक है। इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द सेम मैनर जिस तरीके से रूरल एरियाज के लिए 11th शेड्यूल के थ्रू ऐड किया गया पंचायती राज सिस्टम, इन द सेम मैनर अर्बन एरियाज के लिए
12 शेड्यूल के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। ये बताता है कि सभी अर्बन एरियाज की पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन हैंडल करेगा, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, इसमें टोटल कितने मैटर्स हैं या कितने सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर 18। और फिर ये जो शेड्यूल है इसे ऐड किया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर। ठीक है, तो दीज ऑल आर द शेड्यूल्स जो बिल्कुल ब्रीफ में आज हमने डिस्कस करें। आई होप ये आपको समझ में आएंगे, एंड इफ यू थिंक ये बड़े हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स, and please don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you.